Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति. नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के बाद फर्स्ट एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी आपकी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी स्वतंत्र भारत होने के बाद जो फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, वो कब आई थी आपकी 1968 में पहली बार. सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1986 में, ठीक है. और उसके कितने साल बाद, 34 साल के बाद, कितने 34 ईयर्स, आफ्टर 34 ईयर्स, ठीक है, 34 साल के बाद जो है आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ठीक है. अब तक की ये जो शिक्षा नीति है तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है. फर्स्ट आई थी आपकी 1968 में, सेकंड आई थी 1986 में और जो थर्ड आई है, ठीक है, वो आई है 2020 में. सेकंड के शिक्षा नीति आने के 34 साल के बाद जो है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, उसमें बदलाव आया है, ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बात करती है, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है. क्या बात करती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है. होलिस्टिक डेवलपमेंट के बच्चे का सभी पक्षों में विकास हो सके, इन ऑल एस्पेक्ट में क्या हो सके, बच्चे का विकास हो सके, बच्चे का डेवलपमेंट हो सके. ऐसा नहीं है कि बच्चे का किसी एक पक्ष में विकास हो और दूसरे में ना हो. तो नई शिक्षा नीति किस बात पर फोकस करती है? इस बात पर फोकस करती है कि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके. इन ऑल एस्पेक्ट में, सभी पक्षों में बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है. अब डेवलपमेंट के कितने पक्ष हैं? डेवलपमेंट के 4 पक्ष हैं, ठीक है. कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं. इनको रिलेट करके पढ़ेंगे. अब वो 4 पक्ष कौन कौन से हैं हमने याद किया हुआ है, ठीक है, PCSE, ठीक है. डेवलपमेंट के कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं, जिसको याद किया हुआ है PCSE से याद किया हुआ है. P से है आपका फिजिकल शारीरिक पक्ष, ठीक है. C से क्या है? कॉग्निटिव मेंटल पक्ष हो सकता है, उसमें लैंग्वेज भी शामिल है, ठीक है. S से क्या है आपका? सोशल सामाजिक. और E से क्या है आपका? इमोशनल. कि बच्चे के चारों क्या है पक्षों में विकास हो पाए, सभी पक्षों में, इन ऑल एस्पेक्ट में बच्चे का क्या हो सके, विकास हो सके. नई शिक्षा नीति इस बात पर फोकस करती है, इस बात पर जोर डालती है. P फिजिकल की बच्चे का शारीरिक विकास भी हो पाए, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से ग्रो कर पाए. कोग्निटिव के बच्चा थिंकिंग भी कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाए, रीजनिंग भी कर पाए, तर्क भी कर पाए, ठीक है, तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पाए. सोशली कि बच्चा क्या है, समाज में कोरिलेट करना सीखे, कोऑपरेशन करना सीखे, ठीक है. इमोशनली भी क्या हो, बच्चे का विकास हो पाए, कि बच्चा इमोशंस कि अगर सैड इमोशन है तो भी बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन करनी है. इन बातों में क्या कर पाए, कोरिलेट कर पाए, इन बातों को समझ पाए अच्छे से, ठीक है. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है. नई शिक्षा नीति फोकस करती है आपकी कि आप बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए, सभी पक्षों में बच्चे का विकास हो पाए. और एक सेकंड बात पर फोकस करती है और कहती है कि लगभग 2 करोड़ बच्चों को
ठीक है, जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, चाहे वो रीजन उनका कैसा भी रहे, चाहे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण रहा हो, ठीक है, या फिर वो वंचित बच्चे हैं, ठीक है, जो एजुकेशन ले नहीं पाते, ठीक है, स्कूल में आ ही नहीं पाते, जो ट्यूशन नहीं ले पाते, उन बच्चों को क्या करना है, स्कूल की मेन स्ट्रीम से आपको जोड़ना है, स्कूल में लाना है, ठीक है। लगभग 2 करोड़ बच्चों को आपको स्कूल की मेन स्ट्रीम में लाना है, मुख्य धारा से उन बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है। स्कूल की मेन स्ट्रीम से क्या करना है, लगभग 2 करोड़ बच्चों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। नई एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर भी फोकस करती है और आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी, कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, इस बात पर भी फोकस करती है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी जो है 2 बात पर फोकस करती है, ठीक है, कि उनको 2025 तक, ठीक है, लगभग 2 करोड़ बच्चों को क्या है, स्कूल की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से उनको जोड़ना है, स्कूल में लाना है, चाहे वो बच्चे, ठीक है, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल शिक्षा नहीं ले पाते, अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण रहा हो, चाहे वो वंचित रहे हो, चाहे वो ट्यूशन क्लास ना ले पाते, उन सभी बच्चों को स्कूल की मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। सेकंड है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए, इस बात पर फोकस करती है। नेक्स्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन क्या है, एनईपी आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके चेयरपर्सन है, जो कि क्या है, इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 31 मई 2019 को जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 31 मई 2019 को इन्होंने क्या थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने 31 मई 2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो 1986 में अपनी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका जो फॉर्मेट था वो 10+2 का फॉर्मेट था, स्कूल लेवल को ही लेंगे हम, ठीक है, 10+2 का फॉर्मेट था। जबकि अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो 5+3+3 के फॉर्मेट +4 के फॉर्मेट को क्या करती है, लागू करती है। ये आपका न्यू फॉर्मेट है जो अब लागू हो गया है, ठीक है। 5+3+3+4 का फॉर्मेट है। इससे पहले जिस फॉर्मेट पर हम काम करते थे, जो लागू था स्कूल लेवल तक, वो आपका फॉर्मेट था 10+2 का, ठीक है। अब ये 5+3+3+4 न्यू फॉर्मेट क्या है, ये देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, 5+3+3+4 का फॉर्मेट, ठीक है, नया फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब ये 5 क्या है, ठीक है, 5 में आपकी जो एज ग्रुप वाले बच्चे रहेंगे वो रहेंगे 3 to 8 एज ग्रुप वाले बच्चे, जिनकी एज 3 से 8 साल की है, वो एज ग्रुप वाले बच्चे आपके इस 5 में ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3, ठीक है, ये वाला 3, इस 3 में आपकी जो एज ग्रुप रहेगी बच्चे की वो रहेगी 8 to 11, ठीक है। नेक्स्ट 3, इसमें आपके बच्चे की जो एज ग्रुप रहेगी वो रहेगी आपकी 11 to 14, और नेक्स्ट 4 वाला, 4 फॉर्मेट में आपके बच्चे की जो एज ग्रुप रहेगी वो 14 to 18 रहेगी, ठीक है। ये बच्चे की एज रहेगी, ठीक है, कि 6 साल का बच्चा ही आपका फर्स्ट क्लास में बैठेगा, 3 साल का बच्चा आपका नर्सरी में एडमिशन लेगा, ठीक है, ये एज है। अब इसमें क्लास कौन कौन सी आएंगे, फर्स्ट में जो आपका 5 है, फर्स्ट फॉर्मेट है आपका 5 वाला, उसमें क्लासेस रहेंगी आपकी, स्टार्ट होगी नर्सरी से, 3 साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेगा, फिर रहेगी LKG, फिर रहेगी आपकी UKG क्लास,
ठीक है। इसको 2 फॉर्मेट में डिवाइड किया है। फर्स्ट फॉर्मेट आपका 3 to 6 एज वाला बच्चा है जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी लेगा, ठीक है, क्लास लेगा। और नेक्स्ट है आपका 6 to 8, ठीक है। 6 to 8 में बच्चा रहेगा आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट और सेकंड करेगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 का फॉर्मेट है उसमें आपके बच्चे की जो क्लास रहेगी, ठीक है, वो क्लास रहेगी आपकी 3 to 5, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास रहेगी बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 का फॉर्मेट है उसमें जो आपकी क्लास रहेगी बच्चे की वो रहेगी 6 to 8, 6, 7th और 8th क्लास का बच्चा जो है इस तीसरे ग्रुप में आता है। और नेक्स्ट है 4, इसमें जो बच्चे की क्लास रहेगी वो रहेगी 9 to 11, 9, 10th, 11 और 12th, ठीक है। यह एजुकेशन पॉलिसी जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सीटेट, एसटेट, टेट वाले ही बच्चे ही इसको सीखें, उनको तो सीखना ही सीखना है, उनके तो मतलब सिलेबस में है, इंक्लूड है, तो उनके तो क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं, ठीक है, और सीधे पूछे जाते हैं, घुमा के नहीं पूछे जाते बच्चे, बल्कि वो भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों का, तो उनको भी पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया है, क्या फॉर्मेट है उनका, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्मेट था अपना 5 + 3 + 3 + 4 का जो फॉर्मेट है उसमें जो 5 वाला बच्चा है, ये जो स्टेज कहलाती है, यह कहलाती है फाउंडेशन स्टेज। कौन सी स्टेज कहलाती है? फाउंडेशन स्टेज। और इस फाउंडेशन स्टेज को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है जिस बच्चे की एज ग्रुप 3 to 6 है, नेक्स्ट है जिस बच्चे की एज ग्रुप 6 to 8 है, कि 6 ईयर या 6 ईयर प्लस का बच्चा ही आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा। इसमें जो बच्चे की क्लास रहेगी नर्सरी रीड करेगा बच्चा, एलकेजी रीड करेगा और यूकेजी रीड करेगा। इसमें आपके बच्चे की जो क्लास रहेगी वो फर्स्ट और सेकंड क्लास बच्चा क्या करेगा? रीड करेगा, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में 5 ईयर्स, ठीक है, तो 3 साल आप फर्स्ट में देंगे, 3 to 6 फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने से पहले बच्चा 3 साल क्या करेगा? प्री स्कूल में जाएगा या आंगनवाड़ी में जाएगा या बाल वाटिका में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका से स्टडी करेगा, या अब प्री स्कूल ओपन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर प्री स्कूल, ठीक है, जिसमें बच्चा आपका नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी रीड करेगा। और नेक्स्ट जो एज ग्रुप है 6 to 8, इसमें बच्चा क्या करेगा? अपना स्कूल में रीड करेगा, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में बच्चा क्या करेगा? अपनी क्लास फर्स्ट और सेकंड रीड करेगा, ठीक है। इसमें हमें बच्चे को कैसे रीड कराना है, ठीक है, टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, टीचर्स को पढ़ाना है इसमें एक्टिविटी से, ठीक है। एक्टिविटी यूज करेंगे हम, मल्टी लेवल प्ले वे मेथड्स यूज करेंगे, बच्चे को खेल खेल में हम सिखाएंगे, ठीक है। ये इन दोनों के लिए कि टीचर को इसमें किस सिखाने पर जो प्राथमिकता देगा, ठीक है, वो किस चीज पर देगा? मल्टी लेवल प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाएगा, ठीक है, या फिर एक्टिविटी से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएगा। मल्टी लेवल या बहुस्तरीय जो खेल है उन खेल के माध्यम से बच्चे को क्या कराएगा? सिखाएगा, लर्न कराएगा, ठीक है, इन चीज पर फोकस करेगा। नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्मेट है आपका 3 का फॉर्मेट, 5 का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है 3 का फॉर्मेट। 3 वाले फॉर्मेट को कहता है नेक्स्ट जो है 3, ठीक है। इस फॉर्मेट को कहते हैं हम प्रीपैरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे की जो एज रहेगी वो एज रहेगी आपकी 8 to 11, और क्लास आपके बच्चे की रहेगी, क्लास रीड करेगा इसमें बच्चा 3, 4th और 5th क्लास, ठीक है। प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चा 3rd, 4th और 5th क्लास रीड करेगा, उसकी जो एज रहनी चाहिए वो 8 से 11 रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें टीचर बच्चे को रीड कैसे कराएगा, उसको बच्चे को लर्न कैसे कराएगा, सिखाएगा कैसे, ठीक है। इसमें सिखाएगा बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से, प्ले वे मेथड के माध्यम से, ठीक है। प्ले वे मेथड क्या? क्वेश्चन पूछ के,
ठीक है। आज क्वेश्चन पूछ के बच्चे का क्या करेगा टीचर, इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों को सिखाएगा। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वह भी 3 की स्टेज है, 3 का फॉर्मेट ही है। और थर्ड स्टेज आती है, ठीक है, मिडल स्टेज। मिडल स्टेज एज है इसमें बच्चे की 11 to 14। बच्चा कौन सी क्लास रीड करेगा इस स्टेज में? 6th 7th 8th, 6th 7th और 8th क्लास क्या करेगा इस स्टेज में बच्चा रीड करेगा। और बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे? एक्सपेरिमेंट से सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक्सपेरिमेंट करा के सिखाएंगे। चाहे वो साइंस लैब में लेके जाना हो, चाहे वो मैथ के लैब में लेके जाना हो, बच्चे को एक्सपेरिमेंट से सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट बचता है वो है आपका 4th फॉर्मेट और है सेकेंडरी स्टेज। स्टेज आती है इसमें सेकेंडरी। जो 4th वाला फॉर्मेट है वो है आपकी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज एज ग्रुप रहती है इसमें आपकी 14 to 18। और बच्चा कौन सी क्लास रीड करता है? ठीक है, सेकेंड स्टेज में 9th 10th 11 और 12। और इसमें हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, ठीक है, टीचर्स का सिखाने का जो तरीका होगा, कौन से मेथड्स यूज करेगा? मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स क्या करेगा टीचर्स इसमें यूज करेगा, मेथड्स यूज करेगा। एक्टिविटी के माध्यम से हम क्या सिखाएंगे बच्चे को? एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसमें बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क क्वेश्चन से हम बच्चे को क्या कराएंगे, सिखाएंगे, या क्रॉस क्वेश्चन करके हम बच्चे को क्या करेंगे, सिखाएंगे, ठीक है। यह था हमारा फॉर्मेट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही MHRD। अभी MHRD क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास डेवलपमेंट, मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय, ठीक है, मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय। इसको चेंज कर दिया गया, इसके नाम को चेंज कर दिया गया है, रीनेम्ड कर दिया गया इसको, किसके नाम को बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है, ठीक है। रीनेम्ड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और इसका अब नाम चेंज करके रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसके नाम को चेंज करके मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम को चेंज करके नाम रखा गया आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज करके जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है। नेक्स्ट है कि 21वीं सदी के 21st सेंचुरी कौशल कौन से होने चाहिए, कौन से स्किल्स होनी चाहिए जो 21st सेंचुरी के कौशल्स होने चाहिए, बच्चे को आने चाहिए, ठीक है। इसको CDP जो अपना सब्जेक्ट का नाम है उसी से याद किया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से याद किया हुआ है। इसका मतलब C से चाइल्ड नहीं है, D से डेवलपमेंट और पेडागोजी नहीं है, ठीक है। इसको C से है क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कर पाए, सीख पाए बच्चा आलोचनात्मक। अब ये आलोचनात्मक चिंतन है क्या? कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो बच्चा यह सोच पाए, थिंक कर पाए कि हाउ टू थिंक, ठीक है। बच्चा ये सोच पाए कि वो पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है क्या रीजन है कि नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। यह बच्चा अपने माइंड में सोच पाए कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन कि बच्चा यह सोच पाए कि जो पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है उसका रीजन क्या है, क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन कर पाए बच्चा, ठीक है। बस चल रही है तो हमें लगता है कि बस के साथ पेड़ चल रहे हैं, क्या रीजन है कि हमें लगता है, ठीक है, और क्यों लगता है, तो इस चीज के बारे में, इनके बारे में बच्चा सोच पाए, चिंतन कर पाए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। यह आपके 21वीं सेंचुरी के बच्चे के क्या है, कौशल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, कि बच्चा अपने निर्णय खुद ले पाए, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग की निर्णय अपने खुद ले पाए, कि अपने निर्णय के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर ना हो। ठीक है, कि उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उसको आर्ट्स में जाना है, उसको साइंस में जाना है, या साइंस का कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट का डिसीजन वो खुद ले पाए। कोई भी डिसीजन खुद से रिलेटेड वो खुद ले पाए। अब इन डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर ना हो, कि पेरेंट्स ने कहा है साइंस लेनी है भाई, मैं इसलिए साइंस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है या वो सही डिसीजन ले पाए अपने लिए। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब यही है कि बच्चे अपने खुद के निर्णय खुद ले पाए। ठीक है, अपने माता पिता पर निर्भर ना हो। ऐसा ना हो कि साइंस पेरेंट्स ने कहा है और बच्चे ने ले लिया, अब उसको समझ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट था ही नहीं, वो सीख ही नहीं पा रहा, फिर क्या फायदा उसका, ना तो साइंस का रहा ना वो आर्ट का रहा। ठीक है, तो आप डिसीजन ऐसा लें जो आपके लिए क्या हो, सही हो, और सही डिसीजन खुद ले। ठीक है, आपको पता है आपका इंटरेस्ट किस में, पेरेंट्स नहीं जान पाएंगे उतना ज्यादा। ठीक है, और फिर नहीं आई तो बोल देना लास्ट में कि पापा आपने दिलाई थी या पेरेंट्स ने दिलाई थी। ठीक है, तो डिसीजन ले पाए, चाहे वो डिसीजन शुरू में आप गलत ही क्यों ना ले पाते हो, लेकिन उससे सीखेंगे आप। ठीक है, तो डिसीजन खुद लें अपने डिसीजन। नेक्स्ट है पी। पी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चा क्या है, प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा क्या कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए। या आपके 21वीं सेंचुरी के बच्चे के कौशल होने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, बच्चा इनोवेशन कर पाए। अब इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेट कर पाए, कि बच्चा क्या कर पाए, नई खोज कर पाए, अपने माइंड में नए आइडियाज ला पाए। ठीक है, न्यू आइडियाज उसके माइंड में आए तो इनोवेशन कर पाए। नेक्स्ट है बच्चा कोलैबोरेट कर पाए। ऐसा नहीं है कि आज हम उसको कहीं बाहर लेके गए और बच्चा घुल मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहा है, कि सहयोग ही नहीं कर पा रहा है, मिलजुल कर खेलना या उनके साथ रहना बोलना, यह बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे में होनी चाहिए। कि ऐसा ना है कि घर में तो बोलता है और बाहर जाके बिल्कुल चुप है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए बच्चे में। 21वीं सेंचुरी के कौशल सही आपके कि बच्चे में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा किताब पढ़ाई में अच्छा लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, बोल ही नहीं पाता, टीचर से जहां प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे के अच्छे होने चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, कोलैबोरेट, ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुपिंग बच्चे को आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा कर पाए, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है कि हमें बच्चे को सिखाना है कि लर्निंग टू लर्न। अब इस लर्निंग टू लर्न का मतलब क्या है, कि हम बच्चे को सिखा पाए, लर्निंग टू लर्न, हम बच्चे को सिखा पाए कि सीखते कैसे हैं, सीखा कैसे जाता है, वो हम पैड़ी जो है वो बच्चे को सिखा दें। ऐसा नहीं है हम उसके साथ भागते रहेंगे उसका खाते रहेंगे। बच्चे को ये सिखाना है बेटा सीखना कैसे है। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है उस चीज को, उसको समझना है। ये बच्चे को हम सिखा पाए कि लर्निंग टू लर्न मतलब क्या है, इसका मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन, प्रासंज्ञान, प्रासंज्ञान, मेटाकोग्निशन प्रासंज्ञान मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब लिसनिंग अबाउट लिसनिंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग। ठीक है, जो चीज हम सोच रहे हैं उसी के बारे में दोबारा सोचना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो सकता है, नोइंग अबाउट थिंकिंग हो सकता है, जो आपने जाना है उसको दोबारा से जानने की कोशिश करना। तो हम बच्चे को सिखा पाए कि सीखना कैसे है, हम बच्चे को सिखा पाए कि हाउ टू थिंक या लर्न, कि बेटा कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, ना कि व्हाट टू थिंक, ना कि व्हाट टू थिंक। क्या अंतर है हाउ टू थिंक और व्हाट टू थिंक में। ठीक है, कि हम बच्चे को सिखा पाए कि हाउ टू थिंक, कि सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, हाउ टू लर्न ना कि व्हाट टू लर्न, कि उनको क्या सीखना है, क्या सोचना है। अब इनमें अंतर देखें। ठीक है, हाउ टू थिंक का मतलब है कि हमने बच्चे को सिखाया कि 4 होता है आपका 2+2। ठीक है, 2+2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, हमने एक बार बच्चे को समझा दिया कि बेटा आप कैसे सोचते हैं, अब वो कैसे सीखते हैं ये आप पर डिपेंड, मतलब बच्चा सीखेगा कैसे सीखते हैं, ये तरीका हमने सिखाया कि बेटा 2+2 भी 4 होता है, 4-0 भी 4 होता है, 4 × 1 भी 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है।
ठीक है। तो बच्चे के माइंड में आया कि 4 तो कई तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू थिंक, कि कैसे सोचना है, ठीक है बच्चे को। तो अब बच्चा सोचेगा और तरीके भी निकालेगा, पापा 1 + 3 भी 4 होता है, 1 + 3 भी 4 होता है, ठीक है, 5 - 1 भी 4 होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, हमें सिखाना है बच्चे को कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ना कि एक ही हमने तरीका बच्चे को सिखाया और हम बच्चे से पूछे जा रहे हैं, बच्चे उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं कि व्हाट टू थिंक का मतलब क्या है कि हमने क्वेश्चन का आंसर जो लिखवाया बच्चा बस उसे ही रट लेता है, बल्कि उसके और एस्पेक्ट या और तरीके से सोच ही नहीं पाता, ठीक है। तो हमें बच्चे को सिखाना है हाउ टू थिंक या हाउ टू लर्न, ठीक है, ना कि व्हाट टू थिंक या व्हाट टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें बच्चे को क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, यह जरूरी नहीं, उस क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें बच्चे को सिखाना है कि 4 अलग अलग तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 2 + 2 ही होता हो 4, और 4 बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो व्हाट टू थिंक हमें नहीं कराना कि क्या सोचते हैं, ठीक है, यह नहीं बताना कैसे सोचते हैं, यह हमें बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट है कि जो हमने पहले बताया था कि बच्चे का क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, किस बात पर फोकस करती है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब 360 डिग्री हम बच्चे का क्या करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, सर्वांगीण विकास करें। 360 डिग्री बच्चे का क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। या हम बच्चे का 360 डिग्री क्या बना दें, प्रोग्रेस कार्ड बना दें, ठीक है, कि हमने उस प्रोग्रेस कार्ड में उसके सभी पक्षों को नोट किया है, उसके सभी पक्षों को रियलाइज किया है या असेसमेंट किया है, सभी पक्षों का आंकलन किया है, ठीक है। तो हमें बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उसको 360 डिग्री से असेसमेंट करना है, उसका आंकलन करना है, ठीक है। तो अब आंकलन कैसे कर सकता है बच्चा, सेल्फ आंकलन, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि बच्चा अपना आंकलन क्या करे, खुद करे। हमें बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करना है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, बच्चा का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। 360 डिग्री उसका प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है। मतलब क्या है कि उस 360 डिग्री हमने उस बच्चे के सभी पक्षों को नोट किया है, ठीक है। तो बच्चा क्या कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। सेल्फ असेसमेंट की अपना आंकलन वो स्वयं ही करे। जैसे मैंने खाना खुद बनाया और मैं खुद ही उसको चख रही हूँ, ठीक है, कि खाना कैसा बना है, नमक ठीक है, मसाले ठीक है, तो मतलब मैं अपने खाने का खुद ही आंकलन कर रही हूँ, तो सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि टीचर, कि मेरे ऊपर कोई है और वो असेस कर रहा है, ठीक है, टीचर आपको असेसमेंट कर रहा है, टीचर असेस कर रहा है, आपका टीचर आंकलन कर रहा है, ठीक है। आप ग्रुप एक्टिविटी में सीख रहे हैं तो टीचर घूम घूम के क्या कर रहा है, असेस कर रहा है, ठीक है, तो टीचर आंकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पेयर से हम आकलन कराते हैं, सहपाठी से। ग्रुप में बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो सहपाठी एक दूसरे का आकलन करते हैं, तो पीयर असेसमेंट करा रहे हैं हम बच्चे से, सहपाठी का एक दूसरे आपस में आकलन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उसका 360 डिग्री असेसमेंट हो रहा है बच्चे का। इससे क्या होगा, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास होगा, या फिर हम कह सकते हैं 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाना है हमें बच्चे का, ठीक है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, सभी पक्षों में उसका विकास हो सके, ठीक है, चाहे वो टीचर असेस कर रहा हो, चाहे खुद असेस कर रहा हो, या फिर सहपाठी से असेस करा रहा हो, ठीक है, आकलन करा रहा हो। नेक्स्ट है कि जो आकलन है, आकलन पर भी एनईपी ने बात की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि जो आपका असेसमेंट है, आकलन है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है रिजिड है कि हम आकलन का एक ही मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं। असेसमेंट जो आकलन है, ठीक है, वो रिजिड नहीं होना है। क्या नहीं होना है, रिजिड कठोर नहीं होना है, बल्कि फ्लेक्सिबल होना है, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, उसमें चेंज लाया जा सके, ठीक है, हम उसमें कुछ ऐड कर सकें, कुछ हटा सकें, कुछ ऐड कर सकें, ठीक है। तो असेसमेंट लचीलापन होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो असेसमेंट है आपका एसए से एफए की तरफ हमें लेके जाना है। अभी एसए क्या है, एसए है आपका समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट से हमें अपने आकलन को किसकी तरफ लेके जाना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ लेके जाना है, रचनात्मक आकलन की तरफ लेके जाना है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ हमें अपने आकलन को लेके जाना है। समेटिव असेसमेंट में क्या है, हम मार्क्स देते हैं, अंक देते हैं बच्चे को, ठीक है, ग्रेड देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को अंक देते हैं, ग्रेड देते हैं, परसेंटेज देते हैं, ठीक है। जबकि फॉर्मेटिव में हम बच्चे का क्या करते हैं, निदान भी करते हैं, उसके अंदर जो कमी है, कहाँ कमी रह गई है वह भी ढूंढते हैं और उसका उपचार भी करते हैं। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वो उसकी बीमारी भी ढूंढता है और उसको ठीक भी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जबकि समेटिव असेसमेंट क्या है कि एनुअल, जिसको हम क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनता है या एनुअल टेस्ट जो आपके होते हैं, ठीक है, पूरे साल में एक बार टेस्ट होता है, उसी पर आपके अंक दे दिए जाते हैं, वह आपका समेटिव टेस्ट है, पेन पेपर टेस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, या उपलब्धि परीक्षण। उससे हमें शिफ्ट करना है और एफए की तरफ अपने असेसमेंट को लेके जाना है। हमें अपने असेसमेंट को जो है फॉर्मेटिव समेटिव से एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ लेके जाना है, रचनात्मक आकलन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट सभी पक्षों में बच्चे का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। बीएस ब्लूम ने जो है लर्निंग के अधिगम के 3 पक्ष बताए हैं, CAP, ठीक है। CAP से याद किया हुआ है, कैप से। सी क्या है आपका कोग्निटिव, सी क्या है आपका कोग्निटिव, ए क्या है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, पी क्या है आपका साइकोमोटर। ए अफर्मेटिव नहीं बेटा, सी कोग्निटिव, ए से है सोचे, सी क्या है आपका कोग्निटिव। कोग्निटिव को समझते हैं, देखते हैं। कोग्निटिव क्या है, संज्ञान, जिसमें बच्चा क्या कर पाए, थिंकिंग कर पाए, जिसमें बच्चा रीजनिंग कर पाए, जिसमें आप बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, ठीक है, जिसमें बच्चा परसेप्शन से सीख पाए, लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपका किसमें है, कोग्निटिव में। होलिस्टिक डेवलपमेंट है सर्वांगीण विकास, जिसमें कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की बात करता है, ठीक है, कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट 3 पक्षों में होता है। अफेक्टिव, ठीक है, कॉग्निटिव, जिसमें बच्चा थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शंस, ठीक है, लैंग्वेज आपके यहाँ से कंसेप्चुअलाइजेशन, ये सभी क्या करता है, इन सभी पक्षों में बच्चे का क्या होता है, विकास होना चाहिए कॉग्निटिव में। अफेक्टिव क्या है कि बच्चे को हम ऐसे उदाहरण से समझा पाएं जो उसके मन से जुड़े हुए हों, ठीक है, या मन से या उसके जीवन से जुड़े हुए हों, लाइफ से जुड़े हुए हों, ठीक है। बच्चे को ऐसे उदाहरण से जब समझाएं जो उसके मन से, जीवन से, ठीक है, रियल लाइफ से जुड़े हुए, हम बच्चे को एग्जाम्पल दें, उससे बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नेक्स्ट है अफेक्टिव, संवेगात्मक, संवेग से, उसके इमोशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल दें, उससे बच्चा अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है साइकोमोटर, ठीक है, इसमें हम बच्चे से फिजिकल एक्टिविटी से सिखाते हैं बच्चे को, उससे बच्चा क्या सीखता है, अच्छे से सीखता है, फिजिकल एक्टिविटी करा के सिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। यह आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के सभी पक्षों में होना चाहिए। पी से फिजिकल, कोग्निटिव, सोशली और इमोशनल सभी पक्षों में होना चाहिए। और CAP का मतलब है कैप, कि आपका कोग्निटिव से भी बच्चे का क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, कि तीनों पक्षों क्या है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेट है, कि बच्चे को जब शारीरिक एक्टिविटी, ठीक है, उससे सिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीखता है। मन से या रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चे को देते हैं, जोड़कर सिखाते हैं। कोग्निटिव में बच्चा थिंकिंग, रीजनिंग करता है, तो अगर बच्चे को ऐसे सिखाते हैं तो उसका क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है आपकी NEP में लैंग्वेज से भी का भी जिक्र किया गया है। अब लैंग्वेज, NEP में लैंग्वेज पर भी जिक्र हुआ है कि लैंग्वेज हमें किसी पर थोपनी नहीं है, इम्पोज नहीं करना है, कि कोई भी भाषा हमें क्या करनी है, इम्पोज नहीं करनी है, किसी पर थोपनी नहीं है भाषा, कि कोई भी भाषा हमें किसी पर थोपनी नहीं है, ठीक है। अब कोई बच्चा, ठीक है, अब कोई बच्चा पेंसिल से लिखना चाह रहा है तो हम उसको पेंसिल से लिखने देंगे, ऐसा नहीं हम उससे पेन छीन लेंगे। तो कोई भी चीज हमें किसी के ऊपर थोपनी नहीं है। मुझे चावल खाने नहीं पसंद है तो मुझे फोर्स नहीं करेगा कि मुझे चावल खाने हैं,
ठीक है। तो लैंग्वेज जो है हमें थोपनी नहीं है, ठीक है, बच्चे के ऊपर हमें लैंग्वेज थोपनी नहीं है कि बेटा आपको तो इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, जबकि उसको इंग्लिश नहीं आती या उसके सराउंडिंग में इंग्लिश नहीं बोली जाती, ठीक है। तो थोपनी नहीं है हमें बच्चे के ऊपर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, संस्कृत जो लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज अपर क्लासेस में भी, जो आपकी ऊपर के क्लासेस हैं 8th क्लास तक तो कंपलसरी होती थी पहले, ठीक है, कि आपको संस्कृत पढ़नी, लेकिन उसके अपर लेवल पर संस्कृत का कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हम संस्कृत को चूज कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट संस्कृत में था तो आगे ऑप्शन ही नहीं है, तो संस्कृत लैंग्वेज का ऑप्शन रखा गया है आपका अपर क्लासेस में भी। संस्कृत लैंग्वेज का ऑप्शन रखा गया है आपके एट अपर लेवल पर भी, ऊंची क्लासेस में भी, कि 9th 10th 11th 12th में भी संस्कृत का ऑप्शन में रखा जाएगा। जिसका इंटरेस्ट है वो संस्कृत ले पाएगा। नेक्स्ट है कि हमें रिजिड पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। रिजिड पैटर्न का मतलब है कि आर्ट्स वाला बच्चा आर्ट्स वाला बच्चा क्या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेगा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हमें रिजिड पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। अगर किसी का इंटरेस्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट ले रहा है, तो साथ में साइंस का सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है तो ले पाएगा, ठीक है। तो अब अलग अलग बच्चे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे कि आर्ट का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, तो हमें रिजिड पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर भी बात की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर भी, त्रिभाषा जो सूत्र है जो कोठारी आयोग ने दिया था, तो त्रिभाषा सूत्र पर भी बात की गई है। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर भी क्या की गई है, बात की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या, इसको देखते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, कि हिंदी भाषी एक क्षेत्र है, हिंदी भाषी एक क्षेत्र है, और नॉन हिंदी, हिंदी भाषी क्षेत्र, जैसे कि अपने नॉर्थ जो भी स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा बोली जाती है वहां पर, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में हिंदी तो पढ़ाई ही जाएगी, ठीक है, साथ में अंग्रेजी रहेगी, प्लस में करें, ठीक है, प्लस में अंग्रेजी, तो 3 भाषाएं क्या हों बच्चे को सिखाई जाए, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। वो 3 भाषा, एक तो हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी बोली जाएगी, ठीक है, साथ में अंग्रेजी और साथ में कोई भी आधुनिक भाषा, कोई आधुनिक भाषा। नेक्स्ट है नॉन हिंदी भाषा क्षेत्र, जैसे कि आपके साउथ स्टेट हो गए या अलग स्टेट, तो उन स्टेट्स में जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है जो वहां पर बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज जो वहां पर उनके क्षेत्र में बोली जाती है, चाहे वो भाषा हो चाहे बोली हो, ठीक है, फर्स्ट वही रहेगी रीजनल लैंग्वेज, साथ में अंग्रेजी रहेगी और साथ में हिंदी रहेगी। वहां पर इन 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चे को कराना है। और जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसमें हिंदी बोली जाती है, वो उनकी मदर टंग है, अंग्रेजी और कोई भी आधुनिक भाषा। तो 3 भाषा 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब है कि 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चे को हमें कराना है। नेक्स्ट है कि मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म का मतलब है कि एक क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो हमें उनको अलग थलग नहीं करना है, बल्कि उनको कोऑपरेट करके, इकट्ठा करके उनको पढ़ाना है, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म की बात की गई है, बहुभाषिता की बात की गई है। मल्टीलिंग्विज्म का मतलब है कि एक क्लास में बहुत सारे भाषाएं बोलने वाले क्या हैं, बच्चे हैं। तो मल्टीलिंग्विज्म की क्या गई है, बात की गई है कि उसको फ्लेक्सिबल रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें उन बच्चों को फिर अलग थलग कर देना है, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म की बात की गई है। नेक्स्ट है जो आपकी मदर टंग है या आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, रीजनल जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। उसी मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना है। कौन सी लेवल तक, फाउंडेशनल स्टेज में। फाउंडेशन स्टेज में कि आपकी
सेकेंड क्लास तक, फाउंडेशन स्टेज में, या अप टू क्लास सेकेंड कह सकते हैं, या अप टू एज लेंगे तो आपकी एज है अप टू 8। ठीक है, तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में हमें क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे को पढ़ाना है। रीजन क्या है, छोटा बच्चा है तो उसके जो आसपास जो सराउंडिंग में भाषा बोली जाती है बच्चा वही सीखता है। ठीक है, अब वो अगर उसके सराउंडिंग में इंग्लिश बोली ही नहीं जाती और हम उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं तो स्कूल में जाके क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कराना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा चुपचाप ही रहना स्टार्ट कर दे, घर में तो बोलता है क्योंकि घर में उसको सामने वाला की भी उसकी लैंग्वेज समझ में आती है और जो बोलता है तो अगले वाला भी उसकी लैंग्वेज को सुन रहा है, समझ रहा है। तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज का हमें क्या करना है, यूज करना है क्लास सेकंड तक। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में। नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, हमें बढ़ावा देना है। अब ये इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है कि जो बधिर बच्चे हैं, जो उनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते। ठीक है, तो ये जो मैंने करके दिखाया ये क्या है, साइन लैंग्वेज। तो ऐसे हमें बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। इंडियन साइन लैंग्वेज का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, बोलना नहीं होता तो उसको हमें प्रमोट करना है कि वो बच्चे भी सीख पाए। ठीक है, इसको मानकीकृत करना है इंडियन साइन लैंग्वेज को। तो यह लैंग्वेज पर क्या किया गया है, फोकस डाला गया है इन सभी बातों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। NCERT क्या करती है, NCF तैयार करती है। कौन सा NCF? ठीक है, NCF आपके क्या है, 2025 तक नया NCF बन के आ जाएगा, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ठीक है, एनटीटी जो कि पहले होता था, ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, उसकी जगह ECC आ गया, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ठीक है, उसका NCF तैयार करेगी NCERT। ठीक है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, जो आपकी एज 3 to 6 है। ठीक है, नर्सरी LKG UKG वाले बच्चों को उन टीचर्स के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए या NTT का डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके लिए जो है NCERT वर्क कर रही है कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एक अलग से बनाया जाए ECC के लिए। ठीक है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, NCTE, नेशनल काउंसिल। अब टीचर्स के लिए भी क्या होगा, एक अलग से NCF तैयार होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय परिषद अध्यापक शिक्षा के लिए क्या है, ये तैयार करेगी। किसकी सिफारिश पर, NCERT की सिफारिश पर, NCERT की कमेंडेशन पर, NCERT की सिफारिश पर NCTE जो है एक NCF तैयार करती है 2025 तक। ठीक है, जो कि टीचर एजुकेशन के लिए होता है, शिक्षा, जो टीचर्स अध्यापक की शिक्षा के लिए, कि उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उनके लिए नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। इनके लिए
कौन एनसीएफ तैयार करेगा? इनके लिए आपका एनसीएफ एनसीईआरटी नहीं करेगी, एनसीटी करेगी, लेकिन एनसीईआरटी की सिफारिश के आधार पर करेगी। ठीक है, एक और एनसीएफ आपका तैयार होगा, वो स्कूल एजुकेशन के लिए है। स्कूल एजुकेशन 1st to 12th कक्षा के लिए, या आप कह सकते हैं प्री क्लास से लेकर आपका नर्सरी से लेकर +2 लेवल के लिए। तो 3 एनसीएफ क्या होंगे, तैयार होंगे 2025 तक। फर्स्ट आपका है एनसीएफ ECCE और एक है आपका एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ SC। ये दोनों जो है कौन तैयार करेगा? इन पर एनसीईआरटी तैयार करेगी इनको। जबकि एनसीएफ टीचर एजुकेशन के लिए आपका जो एनसीएफ तैयार करेगी वो आपका एनसीटीई करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करती है, बल्कि एनसीईआरटी की सिफारिश के आधार पर करती है एनसीईआरटी की सिफारिश के आधार पर। ये एनसीएफ को कंट्रोल करता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो तीनों में आपकी एनसीईआरटी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना। कैसे सिखाएं हम बच्चे को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना? हम भी जो है आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि आप इतनी दूर बैठे मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यह टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो बच्चे को टेक्नोलॉजी से हम कैसे सिखा पाएं, कि टेक्नोलॉजी से कैसे उसका ज्ञान करा पाएं टेक्नोलॉजी का, इस बात पर भी क्या करती है, फोकस करती है। टेक्नोलॉजी से बच्चे को कैसे सिखा पाएं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान बच्चे को कैसे करा पाएं, इस बात पर भी क्या किया है, फोकस किया गया है। नेक्स्ट है कि क्लास 3rd तक बच्चे को FLN का ज्ञान हो जाए। ये FLN क्या है? फाउंडेशनल लर्निंग, साक्षरता और न्यूमरेसी का ज्ञान बच्चे को हो जाए। ठीक है, बेसिक साक्षरता का ज्ञान हो जाए और न्यूमरेसी का संख्यात्मक ज्ञान बच्चे को हो जाए, न्यूमरेसी का ज्ञान बच्चे को हो जाए। ठीक है, कि क्लास 3rd तक बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया क्लास 5th में, उसको जोड़ घटा गुणा भाग ही नहीं आता। ठीक है, तो उसको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान हो जाए क्लास 3rd तक। FLN जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर फोकस करती है कि बच्चे को जो है FLN का बेसिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बच्चे को हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो क्यूरिकुलम है, NEP किस बात पर जोर देती है कि क्यूरिकुलम को हमें कम करना है। क्या करना है? क्यूरिकुलम को, पाठ्यक्रम को रिड्यूस करना है। क्यूरिकुलम क्या है? क्यूरिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, जबकि सिलेबस क्या है? सिलेबस इसका एक हिस्सा है। क्यूरिकुलम क्या है? ये ब्रॉड टर्म है और इसमें समाहित आपका सिलेबस। ठीक है, क्यूरिकुलम में आपकी सिलेबस कंटेंट तो है ही आपका सम्मिलित, प्लस में उसका आपका सम्मिलित है आपकी एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, चाहे वो प्रेयर एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज क्यूरिकुलम में क्या है, आपकी सम्मिलित है। तो क्यूरिकुलम क्या है? ब्रॉड टर्म है और सिलेबस इसका हिस्सा है। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्यूरिकुलम को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। कि क्यूरिकुलम इतना ज़्यादा है या आपका कंटेंट या जो आपने बुक्स लगाई है वो इतना ज़्यादा है कि पूरे साल टीचर्स लगा रहता है उस सिलेबस को कंप्लीट करने में और बच्चे नोट करने में लगे रहते हैं। ठीक है, और बच्चों को समझ कुछ आता नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने क्यूरिकुलम को, अपने सिलेबस को ठीक है कम करना है, रिड्यूस करना है, उतना ही रखना है जो कि जरूरी है। कितना रखना है? कोर कंसेप्ट ही रखने हैं जो कि क्या है, जरूरी है। उन्हीं कंसेप्ट को हम रखें और ज़्यादा क्यूरिकुलम को ना रखें, कम करें क्यूरिकुलम को। ठीक है, अपने सिलेबस को कम करें। ठीक है, उतना ही रखें जितना जरूरी है। कोर कंसेप्ट को ही हम रखें अपने क्यूरिकुलम में। और बच्चे का जो बैग का वजन है वो भी हमें क्या करना है, कम करना है। कि बच्चे का वजन इतना ज़्यादा है बैग का कि वो उसको उठा ही नहीं पाता। ठीक है,
तो हम जब क्यूरिकुलम कम करेंगे, सिलेबस कम करेंगे, तो बच्चे का बैग का वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनईपी क्या करती है, इन बात पर फोकस करती है। नेक्स्ट है कि एनईपी 2020 में SEDGS का भी जिक्र किया गया। ये SEDGS क्या है, SEDGS का जिक्र किया गया है। क्या है, सोशली, ठीक है, एस से क्या है सोशली, एंड ई से क्या है आपका इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक ही करना है आप, इकोनॉमिक, सोशल या इकोनॉमिक, डी से या जो सामाजिक और सामाजिक या अर्थव्यवस्था से वंचित जो बच्चे हैं। ठीक है, SEDGS सोशली एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, कि सामाजिक और सामूहिक रूप से वंचित समूह, सामाजिक और सामूहिक रूप से वंचित समूह, वंचित समूह, सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप। कि जो समाज में पिछड़ गए हैं या उनको अलग थलग हो गए हैं। ठीक है, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे वो सामूहिक रूप से हो, तो उनको भी जो है एनईपी ने शामिल करने की बात की गई है कि सोशली और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप वाले को भी हमें क्या करना है, अपनी एजुकेशन में शामिल करना है, मतलब उनको समावेशी शिक्षा में शामिल करना है। सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। ग्रुप वाले बच्चों को भी जो समाज से या सामूहिक रूप से पिछड़ गए हैं उनको भी हमें एजुकेशन में क्या करना है, शामिल करना है, मतलब उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करना है, मतलब उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करना है। चाहे वो बच्चा क्या है, अलग है, जेंडर अलग है उसका, चाहे वो बच्चा मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, किसी भी तरीके से वो पिछड़ गया चाहे सामाजिक या सामूहिक तरीके से, तो उसको हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी रहा हो, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, उसको नजरअंदाज करना है और हमें उस बच्चे को क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, सभी बच्चों के साथ उसको इंक्लूड करके पढ़ाना है। एनईपी 2020 इस बात पर फोकस करती है। चाहे वो बच्चा किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो एससी हो चाहे वो एसटी हो चाहे ओबीसी हो, उस बच्चे को हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना है। ठीक है, इक्विटी के प्रिंसिपल पर फॉलो करता है कि हमें इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करना है कि एक समता, ना कि इक्विलिटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा क्या है 50 किलो का वजन उठा पाता है और दूसरा नहीं उठा पाता, तो हमें दोनों बच्चों को बोलना नहीं है कि दोनों इतने किलो का वजन उठाओ। तो इक्विटी के प्रिंसिपल पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, जोर डालना है। ठीक है, करना है, तो उनको वंचित नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है, सभी बच्चों के साथ इंक्लूड करके हमें क्या करना है, पढ़ाना है। देखते हैं नेक्स्ट। देखें, हमें इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, मतलब जो उनमें डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। जो विविधता देखने को मिली उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, क्योंकि कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, चाहे वो रूप के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो या आकार के आधार पर हो, तो उनमें जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, ठीक है, उनको हमें प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें परख का जिक्र किया गया है। जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट में परख को भी शामिल किया जाएगा। वो परख क्या है, ठीक है, परख, PARAKH। नेक्स्ट देखते हैं परख क्या है। परफॉर्मेंस, P से आपका बनता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, R से बनता है आपका रिव्यू, A से बनता है एनालाइज, नॉलेज, K से नॉलेज, और H से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट।
एच से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट असेसमेंट। परफॉर्मेंस, आर से रिव्यू, ए से आपका एनालाइज, ठीक है, और ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ए से आपका असेसमेंट, जो बीच में ए बचा हुआ है इससे क्या है आपका असेसमेंट। तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख क्या है कि जो असेसमेंट मूल्यांकन कर रहे हैं हम उसमें परख को ऐड किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात करती है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट होना चाहिए, ऑफ रिव्यू एनालाइज होना चाहिए बच्चे का, हमें रिव्यू करना है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना है, उसको जानना भी है, उसको पहचानना भी है कहाँ वो कमी कर रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज भी करना है, उसके ज्ञान को हमें, उसके ज्ञान का हमें असेस भी करना है, मूल्यांकन भी करना है, ताकि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इस बात पर क्या करता है परख, कि एग्जाम से, एग्जामिनेशन से बच्चे को की परख को बनाया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इस बात पर फोकस करता है, ठीक है। एनईपी 2020 इस बात पर भी फोकस करते हैं कि जब बच्चा स्कूल से निकले, ठीक है, तो उसमें एक स्किल्स की तो नॉलेज अच्छे से हो, ताकि वो जब बाहरी दुनिया में जाए तो क्या कर पाए, बेरोजगार ना महसूस करे अपने आप को, या बेरोजगार ना रहे। तो एक स्किल, चाहे वो सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे से डेवलप हो पाए, तो एक स्किल्स क्या है बच्चे में ऐसी, हमें एक स्किल में बच्चा क्या हो पाए, एक स्किल बच्चे की इतनी अच्छी हो पाए कि जब वो स्कूल से निकले तो अपने आप को बेरोजगार ना महसूस करे। हमें बच्चे को वोकेशनल कक्षा 6 से क्या करना है, हमें उसको वोकेशनल इंटीग्रेशन भी सिखाना है, कि जरूरी नहीं है कि उसको किताबी ज्ञान ही दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वोकेशनल इंटीग्रेशन भी आना चाहिए बच्चे को, कि संगीत में, डांस में या किसी भी अदर एक्टिविटीज में क्या हो, बच्चा अच्छा हो, वोकेशनल इंटीग्रेशन बच्चा कर पाए, सीख पाए। या हमें बच्चे को एनईपी 2020 में इस बात पर क्या करना है, फोकस करना है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, और प्रत्येक बच्चा जब स्कूल से निकले तो पूरी शिक्षा लेकर, मतलब एक से कम एक स्किल्स में तो क्या हो, पारंगत हो वो, ठीक है, ताकि बाहर आकर अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे को हमें कक्षा 6 से वोकेशनल इंटीग्रेशन दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा हमें बच्चे को क्या करनी है, देनी है। व्यावसायिक शिक्षा हमें बच्चे को क्या करनी है, देनी है कक्षा 6 से, और एक स्किल में बच्चा क्या हो, पारंगत हासिल कर ले। जब स्कूल से निकले तो एक स्किल में क्या हो, पारंगत हो, चाहे उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे योगा स्किल्स हो, चाहे आपकी डांसिंग स्किल्स हो, किसी भी स्किल्स में क्या हो, बच्चा पारंगत हासिल कर ले, ठीक है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एनईपी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इस टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक है, और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।